नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेज एडुटेरिया में। हमने जो बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की यूनिट 2 की शुरुआत करी थी, आज हम उसके पार्ट 6 के बारे में चर्चा करेंगे। हमने तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा की शुरुआत करी थी, तो आज हम पार्ट 6 के अंतर्गत इसी को जारी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गबन उपन्यास के अंतर्गत हमने तत्वों के आधार पर कथा वस्तु, कथानक अथवा विषय वस्तु को जान लिया था। पात्र योजना और चरित्र चित्रण के बारे में भी हमने जान लिया था। तो आज हम कथोपकथन अथवा संवाद योजना, देशकाल वातावरण अथवा परिवेश और भाषा शैली के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कथोपकथन अथवा संवाद योजना के बारे में जानेंगे। उपन्यास जैसा कि एक दीर्घकालीन रचना है, संपूर्ण जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, निरंतर नवीन संपर्क स्थापित होते हैं। संवाद उनका प्रमुख माध्यम होता है, क्योंकि कथानक को पात्र नहीं संवाद ही आगे बढ़ाते हैं। अतः उपन्यास में संवादों की एक लंबी श्रृंखला होती है। उपन्यासकार का दायित्व है कि वह अपने संवादों को गढ़ते समय एक भाषा शैली व रोचकता का पूर्ण ध्यान रखे। ये संवाद ही किसी कथानक का प्राण बनते हैं। इन सभी बातों में गबन उपन्यास अपने कथोपकथन अथवा संवाद योजना पर भी खरा उतरता है। प्रेमचंद ने इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इस उपन्यास की रचना की है। उपन्यास में हम बहुत सारे संवाद देखते हैं, लेकिन हर संवाद की चर्चा करना कठिन होगा, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण संवाद प्रस्तुत किए जाएंगे जिससे हमें गबन उपन्यास में प्रेमचंद की संवाद योजना का पता चलेगा। गबन उपन्यास में संवाद योजना कुछ इस प्रकार है। बिसाती द्वारा सिर हिलाकर कहना, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। इस संवाद में सिर हिलाकर कहना एक इशारे का प्रयोग किया गया है और इस दृष्टि से संवाद के माध्यम से प्रेमचंद जी ने उस समय समाज में व्यापित बाल विवाह की ओर संकेत किया है। जालपा ने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा जी मुझे अभी अपना सा हार बनवा दो। माँ ने कहा, वह तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जालपा, तुमने अपने लिए बनवाया, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए ससुराल से आएगा। इस वार्तालाप के माध्यम से प्रेमचंद ने बताने की कोशिश की है कि जब छोटी बच्चियों की मांग माता पिता पूरी नहीं कर पाते तो वो ससुराल से आएगा ये कह देते हैं, जिससे उन बच्चियों के मन में ससुराल के लिए अनेक ख्याल बनने लगते हैं कि जो चीजें घर वाले नहीं दे पा रहे वो ससुराल वाले देंगे और वे प्यार भी ज्यादा करेंगे, जिससे जालपा के लिए ससुराल सिर्फ चंद्रहार पाने के लिए और उसके माता पिता से अधिक प्यार करने वाले होंगे आदि का प्रतीक बन गए थे। आगे हमारे सामने एक और संवाद है जिसमें तुम्हारे मांगने की जरूरत न पड़ेगी, वह खुद ही दे देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए सो दीन दयाल पौढ़े आदमी हैं, और फिर यही संतान है बचाकर रखेंगे तो किसके लिए। इस कथन में जागेश्वरी के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज में पनप रही बुराई दहेज की प्रथा को उजागर किया है कि लड़के वाले दहेज देंगे और लड़के वाले उस दहेज से अपना कर्ज उतार लेंगे। अगले संवाद में हमारे सामने है रमेश ने कहा, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और आ जाते। बहू को बड़ा दुख हुआ होगा। यह वार्तालाप रमा और रमेश की बीच की है जब जालपा के गहने चोरी हो जाते हैं। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने उस समय की पुलिस वालों की ओर प्रश्न चिन्ह उठाया है कि वे देश की सेवा के लिए हैं, फिर भी आम जनता उनसे डरती है कहीं वह रिश्वत उनसे न ले ले। तो इसके बाद हमारे सामने अगला महत्वपूर्ण संवाद आता है रमा का। रमा ने कहा, आपकी सी सजावट तो नहीं थी पर सालों से अच्छी थी, कई कथक और वेश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना है रात भर गाना बजाना होता रहा। तो रमेश ने कहा, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएं न आ पाएंगी, फिर यह क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम वैसे भी बुरा है और ऊपर से वे ठाकुर द्वार में। छी छी, न जाने इन गधों को कब अकल आएगी। इस वार्तालाप के माध्यम से प्रेमचंद ने वेश्या जीवन पर प्रकाश डाला है कि कैसे लोग वेश्या को भोग विलास की वस्तु मानते हैं और उनको उतना नीच बताया है कि वह भगवान के पास भी नहीं जा सकती, केवल मनोरंजन करना ही इनका कार्य है।
इसी तरीके से जालपा के माध्यम से वैश्या जीवन पर प्रकाश डाला गया है कि जब जालपा कहती है, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैश्या नहीं हूँ कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूँ, मुझे तुम्हारे साथ जीवन जीना है। यहाँ पर भी जालपा के माध्यम से प्रेमचंद ने बताने की कोशिश की है कि उस समय समाज में वैश्या को सिर्फ भोग विलास की वस्तु माना जाता था, जो अपने लिए पैसा लेती है और उसे लोगों से कोई मतलब नहीं, वह नोच खसोट कर उन्हें खाती रहती है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संवाद हमारे सामने है वकील जी का। वकील कहते हैं, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्ड ने तो पास कर भी दिया है। इस तरीके से वकील जी की बातें चलती हैं, उनका संवाद चलता है। तो इस संवाद के माध्यम से प्रेमचंद ने स्त्री शिक्षा का अनिवार्य रूप प्रस्तुत किया है और साथ ही यूरोप की स्त्रियों के बारे में बताया है कि वे शिक्षित हैं, स्वतंत्र हैं, विकसित देश है, ये सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है। इसके साथ साथ प्रेमचंद ने उस समय भारतीय समाज की सोच को बताया है कि जहां लड़की लड़के को एक साथ देखने पर उन्हें गलत समझते हैं, कारण उनका अंतःकरण है। उनका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि वे स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर वे संदेह किए बिना रह नहीं सकते। जहां स्त्रियों को पर्दे में पुरुषों से कोसों दूर रखा जाता था और यूरोप, अमेरिका और भारत के स्त्री पक्ष को उजागर करते हुए भी इसकी तुलना की है। इस तरीके से न जाने कितने संवाद या कथोपकथन की सहायता से प्रेमचंद ने सांकेतिक रूप से कटाक्ष करते हुए उस समय के समाज की कुरीतियाँ, सोच समझ आदि को हमारे सामने विस्तार से प्रस्तुत किया है। महत्वपूर्ण संवाद की हमने चर्चा कर ली है। आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो आपके सामने भी कई अन्य महत्वपूर्ण संवाद आएंगे, तो आप उन्हें भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमें जो इनका कथोपकथन अच्छा लगेगा, महत्वपूर्ण लगेगा, वही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से भी इसमें और बहुत सारे इनके संवाद डाल सकते हैं। अगला हमारे सामने तत्व आता है देशकाल वातावरण अथवा परिवेश। इसके अंतर्गत आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन और राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ प्रकृति की भावनानुकूल पृष्ठभूमि का भी आभास प्रदान करती हैं। गबन उपन्यास भी हम देशकाल वातावरण का सजीव चित्रण देख सकते हैं। उपन्यास की शुरुआत में जहाँ बरसात का दिन था, सावन का महीना, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई थी, यहाँ हम ग्रामीण परिवेश में सावन के महीने का सजीव चित्रण देख सकते हैं। गांव में कैसे झूला झूलते हैं, कैसे कजली गाते हैं, प्रकृति खुश नजर आती है आदि। कई स्थानों पर प्रकृति का चित्रण हमें मिलता है। गांव में औरतों का जालपा से मजाक करना, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना, उनकी शादी कराना, उन्हें सजाना आदि, ये सभी ग्रामीण परिवेश को दर्शाती हैं। रीति रिवाज में अगर हम बात करें तो उपन्यास में विवाह के समय कर्ज लेना एक रिवाज बन चुकी थी। इसी तरह बेटियों के विवाह में दहेज देना भी एक अन्य समस्या गबन उपन्यास में प्रस्तुत की गई है। तो यह रीति रिवाज के अंतर्गत सामाजिक परिस्थिति दिखाई गई है, जो उस समय समाज की परिस्थिति थी। आचार विचार में हम देख सकते हैं कि उस समय के समाज में लड़का लड़की को एक साथ देख लेते थे तो समाज के लोग गलत सोचते थे, क्योंकि उनका अंतःकरण इतना मलिन हो चुका था कि वे बिना शक किए बिना रह नहीं सकते थे। इसी तरह वैश्या का केवल भोग विलास की वस्तु और नोच खसोट कर खाने वाली स्त्री के रूप में समझते थे, जो मनोरंजन करती थी। इस पक्ष को प्रेमचंद ने उभारा है और अंत में जोहरा को भी एक आदर्श स्त्री के रूप में सामान्य भारतीय नारी की तरह प्रस्तुत किया है, जो अंत में किसी की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा देती है। रहन सहन में हम देख सकते हैं कि जालपा के पास गहने आने के पश्चात वह अपने रहन सहन में परिवर्तन लाती है। अब वह पार्टी करती है, अमीर वर्ग या शहरी स्त्री की तरह लगती है, उसमें अभिमान आ जाता है। वहीं हम रमा के रहन सहन की बात करें तो वह सदैव रहन सहन के मामले में खुद को ऊपर रखता है। कम पैसे वाली नौकरी पर भी सूट बूट पहनकर जाना, टोपी घड़ी पहनकर जाता था। रतन को देखें तो वह भी रहन सहन में अपने को अच्छा रखती है, सजना सवरना, गहने आदि में लीन रहती है। चूँकि उपन्यास का समय 1931 का था, जिस समय भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था। राजनीति के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत भी चीज़ों को रखा गया है, जैसे समाज में व्यापक बाल विवाह, अनमेल विवाह, भ्रष्टाचार, दिखावा प्रकट करना, झूठ
आदि का चित्रण मिलता है। पुलिस का भ्रष्ट रूप दिखाया गया है। स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने, खादी के कपड़े पहनना आदि को दिखाया गया है। जालपा का राष्ट्र आंदोलन में शामिल होना, अन्य स्त्रियों का घर से निकलकर इन आंदोलनों में जाना और अपनी जान तक गंवा लेना आदि स्थितियां प्रस्तुत की गई हैं। अंततः प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गबन में देशकाल, वातावरण अथवा परिवेश को भी बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है, ताकि पाठक केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि उस समय के परिवेश को भी जान सके, समझ सके। उसको ध्यान में रखकर प्रेमचंद जी ने अपनी इस कसौटी पर भी खरे उतरे हैं और मध्यवर्गीय समाज तथा ग्रामीण समाज के सामने लाने वाले लेखक, रचनाकार के रूप में सामने आते हैं। हमने देशकाल, वातावरण के बारे में भी जाना और आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के अलावा और भी बहुत सारे बिंदु मिलेंगे जिनमें देशकाल, वातावरण की चर्चा की गई है। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण तत्व हमारे सामने आता है भाषा शिल्प अथवा भाषा शैली। प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों की भांति गबन की भाषा भी आम बोलचाल की भाषा थी। इस उपन्यास के सभी पात्र जिस जिस वर्ग से संबंध रखते हैं उनकी भाषा का रूप वैसा ही है। उपन्यास के प्रमुख पात्र रमानाथ, दयानाथ, जालपा, मानकी, दीनदयाल आदि इलाहाबाद के मध्य वर्ग के नौकरी पेशा वर्ग से संबंधित हैं। अतः उनकी भाषा उसी वर्ग की व्यवहारिक भाषा है। ये पात्र उच्च शिक्षित भी नहीं हैं, अतः उनकी भाषा का रूप जन सामान्य की भाषा के बिल्कुल निकट दिखाई पड़ता है। उपन्यास के आरंभ में ही एक बिसाती वाले से मोल भाव करती मानकी की भाषा में साधारण शब्दों का प्रयोग हम देख सकते हैं। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है मालकिन, जो जी चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में तो इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार ही मिल जाएगा। सरल सहज भाषा से युक्त यह संवाद पाठक के सामने उपन्यास में है, जिसमें खरीदार की सस्ता माल खरीदने की मानसिकता और बेचने वाले की प्रभावपूर्ण तर्कशीलता स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जालपा के विवाह के अवसर पर उसकी सखियों की बातचीत तथा विवाह के पश्चात सर्राफ के तगादों से झल्लाए दयानाथ का अपनी पत्नी से वार्तालाप आम बोलचाल की भाषा के सटीक उदाहरण हैं। दफ्तरों में, बाजारों में, पुलिस थाने में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, गबन में अवसर और स्थिति के अनुरूप वैसी ही भाषा का प्रयोग किया गया है। पुलिस स्टेशन पर रमानाथ से उसकी असलियत जानने के लिए पूछताछ करते दरोगा और कांस्टेबल की भाषा का एक उदाहरण है, जिसमें दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है, क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए हो हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्तों का वहाँ कहाँ गुजर। दरोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? पुलिस वाले की यह भाषा उनके चरित्र और मुजरिमों से उनका अपराध कबूल कराने के ढंग से सही खाका खींचती है। इसी प्रकार रमानाथ के दफ्तर का एक चपरासी सरकारी रुपए अपने पास रखने की जिम्मेदारी से इनकार करता हुआ कहता है, नहीं बाबू साहब, मैं यह रुपए नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती, कहीं रुपए उठ जाएं तो मैं बेगुनाह मारा जाऊंगा। सुभीते का ताला भी तो नहीं है यहाँ। स्पष्ट है कि गबन की भाषा में पात्रानुकूल स्वाभाविकता है, जो प्रेमचंद की भाषाई पकड़ के साथ साथ सभी चरित्रों में गहरी पैठ की सूचक है। प्रेमचंद आम जनता के लेखक थे। उन्होंने उनकी भाषा में उन्हीं की समस्याओं को प्रस्तुत किया है, इसलिए उनकी भाषा में जिस शब्द समूह का प्रयोग हुआ है वह भी जनसाधारण की भाषा का ही है। उनकी भाषा में वह भाविकता और सहजता है जो सोच समझकर प्रयोग नहीं की जाती। यही कारण है कि प्रेमचंद की अन्य कृतियों की भांति गबन में तत्सम तद्भव, देशज और विदेशी सभी शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। जहाँ इस प्रकार के मार्मिक, आनंद, अनुराग, कातर, प्रसन्न,
पुरुषार्थ, त्रिया, आकांक्षा, रोदन, विकृत जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहीं टीम टाम, अकारत, कलेवा, कनबत्तियाँ, लहलाना, संदूकची, जड़ाऊ, सुलगाना, मुरझाना आदि जैसे देशज और तद्भव शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। चूँकि प्रेमचंद का आरंभिक लेखन उर्दू में था, इसलिए हिंदी लेखन में भी उर्दू शब्दों का आना स्वाभाविक था। गबन में भी आईना, सूरत, तकाजे, तहरीर, शहादत, जिहर, जहीन, इल्ज़ाम, रंजीदा, तरबुद, सुबह, सबब आदि अरबी फारसी शब्दों का इतना ही सहजता से प्रयोग हुआ है कि वह आम आदमी की भाषा का प्रतीक है। इस प्रकार अल्टरनेटिव, गवर्नमेंट, डायरेक्टरी, डिग्री, अप्रूवर, प्राउड आदि अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। गबन उपन्यास में मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सूक्तियों का प्रयोग भी किया गया है, जो उसे अधिक प्रभावशाली और मार्मिक बनाते हैं। इनमें प्रयुक्त सीधे सरल शब्द भी इतने अर्थव्यंजक हो उठते हैं कि कथ्य बहुत गहरा और पैना हो जाता है। गबन में भी आम आदमी द्वारा प्रयुक्त मुहावरे और लोकोक्तियों के इतना व्यापक और सटीक प्रयोग हुआ है कि वे कहीं से आरोपित नहीं जान पड़ते। रमानाथ की उच्च श्रृंखलता से चिंतित पिता दयानाथ को ढांढस बांधती रामेश्वरी का यह कथन देखिए। रामेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आ गई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसे सिर पर सवार हो गई। बोली, बहूजी आएगी तो उसकी आंखें भी खुल जाएंगी। जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा तब तक यह कलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। इस संवाद में प्रयुक्त गुलछर्रे उड़ाना, सिर पर सवार होना, आंखें खुलना, गले में जुआ पड़ना, नशाहीन होना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। एक और रामेश्वरी जैसी आम गृहिणी द्वारा प्रयुक्त भाषा का नमूना प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर अर्थ को अधिक सार्थक और व्यंजक बनाता है। यही नहीं, गबन में ऐसे अनेक प्रसंग और स्थल हैं जहां मन डाल डाल दौड़ना, मेंढकी को जुखाम, कंगाल को पारस मिलना, भीगी बिल्ली बनना, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुंह देखे की प्रीत, आँख ओट पहाड़ ओट, जले पर नमक छिड़कना, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर आदि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। किसी भाषा के शब्द भंडार को समृद्ध करने में मुहावरे और लोकोक्तियों के अतिरिक्त सूक्तियों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। सूक्तियाँ जीवन की वास्तविकताओं और अनुभवों पर आधारित वे यथार्थ कथन होते हैं जो अपने भीतर गहरा अर्थ लिए होते हैं। प्रेमचंद मानव जीवन के पारखी थे, अतः उनकी कृतियों में सूक्तियाँ भी देखी जा सकती हैं। उपन्यास में अपने कथन को पुष्ट करने, पात्रों की मनोस्थिति को उजागर करने अथवा स्थितियों को उनके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने के लिए गबन में कई सूक्तियों का प्रयोग लेखक ने किया है। उदाहरण के स्वरूप कुछ सूक्तियाँ इस प्रकार हैं। अनुराग सफूर्ति का भंडार है, जो अपना पेट भी न पाल सके उसे जीते रहने का, दूसरों पर बोझ बनने का कोई हक नहीं है। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति को कैसे होम कर देते हैं। यौवन में प्रेम की क्षुधा इतनी नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की। इसी तरीके से इसमें अन्य सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। भाषा यदि विचारों और भावों के संप्रेषण का साधन होती है तो शैली उसकी प्रस्तुति की पद्धति। लेखक अपनी रुचि और कथ्य की आवश्यकता के अनुसार अनेक शैलियों का प्रयोग अपनी रचना में करता है। उपन्यासों में वर्णनात्मक, विवेचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग देखा जा सकता है। गबन में प्रेमचंद ने मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, काव्यात्मक शैली, पत्र शैली और संवाद शैली का प्रयोग करते हुए कथा को विस्तार रूप प्रदान किया है। वर्णनात्मक शैली में लेखक विविध पात्रों, घटनाओं और स्थितियों का वर्णन करता है। पुत्र के विवाह में अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करने के पश्चात वास्तविकताओं से 2-4 होते दयानाथ की मनोदशा का वर्णन लेखक ने इस प्रकार किया है। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे उतना ही हतोत्साह होकर लौटे।
दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहाँ से जो मिला वह सब नाच तमाशे नेक चार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपये खर्च किए। ये पंक्तियाँ स्थितियों के वर्णन के साथ साथ कथा में आगे आने वाले मोड़ की भी संकेतक है। विवेचनात्मक शैली में लेखक प्रस्तुत पात्रों, स्थितियों और घटनाओं का विवेचन करता है। अपने पति वकील साहब की बिगड़ती स्थिति का वर्णन करते हुए रतन जालपा को पत्र लिखती है। इस पत्र में लेखक ने होने वाले अनिष्ट की शंका में कंपित रतन के हृदय की मानसिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है, बहन नहीं कह सकती क्या होने वाला है, दिल घबरा रहा है बहन, जी चाहता है थोड़ी ही संखियाँ खाकर सो रहूं। विधवा को संसार दयालु, कृपालु, दीनबंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियाँ देता है। मैं कहती हूँ उससे निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर स्त्रु भी नहीं हो सकता, जिस दंड का हेतु ही हमें मालूम न हो, उस दंड का मूल्य ही क्या। वह तो जबरदस्त की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। पत्रात्मक शैली का भी गबन में अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है, जैसे रमानाथ द्वारा घर छोड़ने से पूर्व अपने मन के ऊहापोह और विचारों के अंतर्मंथन की सूचना पत्र द्वारा देना, जालपा द्वारा अपनी सखियों को पत्र लिखकर अपने विवाहित जीवन के विषय में बताना, रतन द्वारा जालपा को पत्र लिखकर अपने पति के बिगड़ते स्वास्थ्य के विषय में सूचित करना और रमानाथ को अपने निर्दोष होने की सूचना जालपा के पत्र से ही प्राप्त होना आदि में पत्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार काव्यात्मक शैली का भी प्रयोग उपन्यास में कथात्मकता में सरसता का संचार करता है। गबन का आरंभ लेखन इसी शैली में किया है। बरसात के दिन थे, सावन का महीना, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हैं, रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। इसी प्रकार उपन्यास के अंत में मृतप्राय रतन की दशा का वर्णन अत्यंत हृदयग्राही है, मानो एक चित्र साकार हो गया हो। वह सूर्यमुखी का सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था। वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और संपदन प्रदान कर रखा है, वह उड़ गए थे, केवल आकार बाकी रह गया था। वह श्रवण प्रिय, प्राणप्रद, विकास और आह्लाद में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था। संवाद शैली को भी इस उपन्यास में पर्याप्त स्थान मिला है। इस शैली के प्रयोग से कथा में रोचकता और प्रभु विष्णुता का समाहार हुआ है। गबन में अधिकांश संवाद संक्षिप्त, कथा विकास में सहायक और पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को उभारने वाला है। जालपा और रमानाथ के प्रेम प्रसंग, दयानाथ और रमानाथ की पारस्परिक नोक झोंक, रमानाथ और देवी दीन की आत्म परिचयात्मक विवरण, जालपा और रतन तथा जोहरा और रमानाथ का चित्रांकन संवादों के माध्यम से ही हुआ है। इसी प्रकार दरोगा और देवी दीन तथा दरोगा और रमानाथ के संवाद संक्षिप्त हैं। एकाध अपवाद को छोड़कर संक्षिप्तता और सार्थकता की दृष्टि से गबन की संवाद योजना का विशिष्ट स्थान है। कहीं कहीं हास्य व्यंग्य से युक्त चटपटे और रोचक संवादों ने उपन्यास की शैली को पूर्णता प्रदान की है। तो आज की इस वीडियो में हमने मुख्यतः कथोपकथन अथवा संवाद योजना, देशकाल वातावरण अथवा परिवेश, भाषा शैली अथवा भाषा शिल्प के बारे में जाना। आगे आने वाले पार्ट में हम उपन्यास के आखिरी तत्व यानी प्रतिपाद्य और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।